आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कवर अप करेंगे। हम इसके कुछ टॉपिक्स सीखेंगे, हम पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। तो आज जो हम चीज़ें देखेंगे वो ये कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हम इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और इन इक्वेशंस की बेटा बैलेंसिंग होती है। तो हम आज देखेंगे कि ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, 9th क्लास में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज, राइट। केमिकल चेंज में हमने ये बात की थी कि जो भी केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेपर लिया, आपने उस पेपर को क्या किया, बर्न किया, उस पेपर के क्या बन गए, एशेज बन गए। अब इन एशेज को आप रिवर्स करके पेपर नहीं बना सकते हो। तो इस तरीके के चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और बेटा, जितने भी केमिकल चेंजेस हुए होते हैं वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुआ होता है। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल चेंज होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था जो हमने देखा है। अब आप देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसे जूम इन करके, तो यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है, फिगर 1.1 में वो शो की गई है, जिसे हम कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की एक्टिविटी है ये। तो इस एक्टिविटी में होता क्या है बेटा, हमारे पास एक होता है मैग्नीशियम रिबन। फॉर एग्जाम्पल, ये मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा है। ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को क्योंकि हमने हवा में रखा हुआ है तो इसके ऊपर आ जाती है ऑक्सीजन की एक लेयर। इस ऑक्सीजन की लेयर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सैंड पेपर लेंगे और इसको रब करेंगे सैंड पेपर से। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है, इस एक्टिविटी 1.1 के प्रोसेस में मेंशन किया हुआ। अब आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बेटा हम बर्न करने वाले हैं, तो हम इसे हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, हाथ जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम टोंग्स यूज करते हैं। टोंग्स यूज किए जाते हैं इस मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक टोंग से इसको होल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम रिबन को बेटा बर्न करेंगे। इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, अच्छा बर्न कैसे करेंगे, या तो हम बर्नर यूज करेंगे या फिर हम क्या यूज करेंगे, स्पिरिट लैम्प। ठीक है, इसकी यूज से जो हमारी लेबोरेटरीज होती हैं केमिस्ट्री की, वहाँ पर ही अवेलेबल होती हैं चीज़ें। तो हम बर्नर से क्या करेंगे, इस रिबन को बर्न करेंगे। अब जैसे ही हम इस रिबन को बर्न करेंगे बेटा, आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे फुलझड़ी जलाते हैं ना उस टाइम पे जैसी स्पार्कलिंग वाइट कलर की फ्लेम आती है, वैसी सिमिलर डैजलिंग फ्लेम, वाइट कलर की एक डैजलिंग फ्लेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जब ये रिबन बर्न होगा। कलर क्या होगा उस फ्लेम का बेटा, वाइट। ठीक है, सेम वैसे जैसे आपको फुलझड़ी जलाते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, जब फुलझड़ी जलाते हैं तो व्हाइट कलर की एक फ्लेम आती है, स्पार्कलिंग फ्लेम आती है। सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर होगा। और जैसे ही वो फ्लेम आगे बढ़ती जाएगी, जैसे आप पेपर बर्न करते हो तो आपको एशेज मिलते हैं, बेटा यहाँ पर भी जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो आपको व्हाइट कलर के एशेज मिलते हैं। ये देखो, ये एशेज किस कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के। तो इन एशेज की फॉर्मेशन वाइट कलर की होती है। और ये एशेस क्यों होते हैं बेटा, बिकॉज हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो आपको अभी के लिए क्या याद रखना है कि आपने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, आपने उसको क्या किया, बर्न किया। बर्न करने के बाद इसके साथ हमें एक फ्लेम मिली, कैसी, वो वाइट फ्लेम थी, ये डार्जलिंग स्पार्कलिंग फ्लेम होती है। और जैसे ही वो बुझता जाता है, फ्लेम है ऑब्वियसली आगे बढ़ेगी, पेपर बुझेगा मैग्नीशियम रिबन, तो यहाँ पे हमें क्या कलेक्ट हो जाएंगे, वाइट कलर के एशेस। ठीक है, फॉर ना आपको इतना याद रखना है। ऑल्सो बेटा, एक बहुत ही लॉजिकल सा और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को बर्न करना है तो आपको एक गैस की ज़रूरत है, वो है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगी। तो अगर आपको बर्निंग करनी है तो आपको ऑक्सीजन एयर में चाहिए ही चाहिए, तो एयर में ऑक्सीजन होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन यूज़ करें। तो फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब बेटा जो भी हमने देखा एक्टिविटी में, मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी में, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया। क्या लिखा है कि देखो, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो वो बर्न कैसे करती है, एक डार्जलिंग वाइट फ्लेम देती है और फिर किस में चेंज हो जाती है, वाइट कलर के पाउडर में, यानी वाइट एशेज में चेंज हो जाती है। ये जो पाउडर है ये किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब आप बोलोगे कि मैम इसको लिखेंगे कैसे, इतनी बड़ी बड़ी सेंटेंस लिखने से अच्छा बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने का क्या मतलब है, हमने इसको क्या किया है, बर्न किया है।
तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया यानी कि उसे बर्न किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला है। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, यहाँ पर हम वो चीज़ देख रहे हैं। देखो कैसे लिखी जाती है, यहाँ देखो बेटा, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो एक बीच में एरो होता है। इस एरो के LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें होती है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे ये एरो है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें हैं, राइट हैंड साइड पे कुछ चीज़ें हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया था और हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो चीज़ फॉर्म हो रही है, जो चीज़ नई बन रही है, बनने वाली चीज़, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो हमारे पास एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं और बीच में एक एरो होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखो लिखी हुई है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जिनमें केमिकल चेंज होगा, जो रिएक्ट करेंगे, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट क्या होगा, जो नया सब्सटेंस बना है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से हम एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। अब बेटा इनके बीच में देखो प्लस का साइन है। प्लस का साइन क्या बता रहा है कि ये दोनों ऐड हुए हैं, ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड हुए हैं, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अगर RHS में और भी कोई चीज़ बनती तो हम प्लस का साइन लगा के उधर लिख देते, पर इस रिएक्शन में और कुछ नहीं बना तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम और भी रिएक्शन देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। बट कई बार ये पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा, या तो उसका कलर चेंज होगा। मान लो आपने एक सोल्यूशन लिया X, ठीक है, इसमें आपने कोई भी चीज़ डाली, फॉर एग्जाम्पल Y। पहले ये सोल्यूशन था ब्लू, अब ये सोल्यूशन क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है। तो जब कोई कलर चेंज होता है तब भी हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है। या तो फिर क्या होगा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लो आपने कोई सोल्यूशन लिया है X और इसमें आपने कोई भी केमिकल डाला Y, और इसके डालने की वजह से, Y के डालने की वजह से यहाँ पे जो है टेम्परेचर इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का X का बढ़ गया, तो भी हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल चेंज हुआ है। अच्छा, आपको स्टेट्स याद है, हमने 9th क्लास में किया था, हमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये स्टेट्स पढ़ी थी। इन स्टेट्स में अगर कोई चेंज है, फॉर एग्जांपल आपके पास लिक्विड है, लिक्विड है, आपने इसको हीट किया, वो किस में चेंज हो गया, गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुई है। तो इस स्टेट के चेंज होने को भी क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जब आप केमिकली कोई चीज़ रिएक्ट कराते हो ना, तो गैसेस का एवोल्यूशन होता है, गैसेस निकलती हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आपके NCERT में गिवन है, यहाँ पर बनेगी हाइड्रोजन गैस। कैसे बनेगी हाइड्रोजन गैस, देखो यहाँ पे बेटा आपने क्या किया, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए और उसमें बेटा डाला आपने सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो ये दोनों क्या हुए, रिएक्टेंट्स हुए, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करे। आपने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्टिविटी 1.3 कि कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेने कॉनिकल फ्लास्क के टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपको क्या डालना है, या तो HCl या तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन करने की वजह से क्या बनेगा, एक तो जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में H2 गैस निकलेगी। ये देखो यहाँ पे गिवन है H2 गैस निकलती है। तो इन दोनों के रिएक्शन की वजह से, जिंक और H2SO4 की रिएक्शन की वजह से, जिंक और SO4 ने आपस में पेयर अप करके जिंक सल्फेट बनाया और H2 जो गैस है वो इवॉल्व हुई। तो जब एवोल्यूशन होता है गैस का, गैस इवॉल्व होती है, तो भी उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, या तो स्टेट चेंज होगी यानी सॉलिड लिक्विड गैस में आपस में कुछ ना कुछ चेंज होगा, या तो कोई कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा, या तो कोई गैस रिलीज होगी, जैसे H2 गैस हो सकती है, CO2 गैस हो सकती है, या फिर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और बार देख लेते हैं, रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट्स, एरो जो होता है वो इस तरीके से लगाया गया है, और राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि ये जो इक्वेशन है ये एक वर्ड इक्वेशन है, मैग्नीशियम एक वर्ड है, ऑक्सीजन एक वर्ड है, हम अभी सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन में अगर हम सिंबल्स यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो जाएगा। अभी फिलहाल ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, जो एरो होता है ये उसकी टेल है, ये उसका हेड है।
एरो का हेड कौन सा है, ये पॉइंटेड वाला। तो ये जो एरो का हेड है ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही फेस करेगा। ये हेड क्या बता रहा है, एरो क्या बता रहा है कि रिएक्शन कैसे जा रही है, ऐसे। यानी ये हमारे पास था, रिएक्टेंट हमारे पास था और प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आगे के चैप्टर्स के लिए आपके काम आएगी। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो फिर से वो जो हमने इक्वेशन देखी थी, वर्ड इक्वेशन, जिसमें हमने बात की थी कि मैग्नीशियम होगा, ऑक्सीजन होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, सिंबल्स लगा रहे हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गई बेटा, एक केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, LHS RHS। LHS क्या देता है हमें, रिएक्टेंट्स, RHS हमें देता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो, आपको याद होगा हमने 9th में पढ़ा था कि जो मास होता है किसी भी रिएक्शन में, जो मास होता है बेटा, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास Mg है और उसमें आप ऑक्सीजन मिला रहे हो और आप ये कह रहे हो कि MgO बनेगा, ये हमने अभी अभी सीखा। बट बेटा अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे Mg कितना है, 1। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने, मतलब कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2। तो MgO में कितना Mg है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो बेटा यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 रह गया, तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया, नहीं जा सकता। अभी हमने देखा ना कि मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो आप मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। यानी कि इसी रिएक्शन में ऑक्सीजन भी होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, LHS में जितना Mg है या जितना ऑक्सीजन है उतना ही Mg या ऑक्सीजन जब RHS में हम कर देते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो उसे क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही ईजी होती है बैलेंसिंग, बहुत ईजी होती है। जिस तरीके से आप बैलेंसिंग करोगे ना बेटा, वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि आप उसको कर करके देखोगे, तुक्का लगा लगा के देखोगे, अच्छा यहाँ पे इतना लगा देता हूँ, हो गया, यहाँ पे इतना लगा देता हूँ, हो गया। वो हम देखेंगे अभी कैसे होता है। पहले की एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। देखो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। एरो बनाया, प्रोडक्ट जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखो प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस का साइन है, रिएक्टेंट्स के बीच में भी प्लस का साइन है। ये एक वर्ड इक्वेशन है जिसको हमने केमिकल इक्वेशन में इस तरीके से लिखा है। ये वही है बेटा एक्टिविटी जो हमने अभी देखी थी ना, जिंक वाली, दिस एक्टिविटी, दिस वन, इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है वर्ड इक्वेशन में। ठीक है, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली थी, ये वही इक्वेशन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इस साइड जिंक कितना है बेटा, 1, राइट साइड पे जिंक कितना है, 1, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना है, 2। देखो हाइड्रोजन ऐसे बना है, हाइड्रोजन गैस, तो कितने हाइड्रोजन लगे बेटा, 2 हाइड्रोजन के एटम लगे। तो कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। राइट साइड पे कितने, 2, टोटल गिनना है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं बेटा जिसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये कैसी इक्वेशन है, ऑलरेडी ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी LHS इसका RHS के इक्वल है। ठीक है, बट अभी जो हमने इक्वेशन देखी थी, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये वाली जो हमने इक्वेशन देखी थी बेटा, ये बैलेंस्ड नहीं है। Mg तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो कैसे करें बैलेंस, चलो हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करते हैं। हमारे पास ओरिजिनली क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, इसको मैंने ब्लू से लिख दिया, अब जो भी चेंज करूंगी वो मैं पिंक से लिखूंगी। देखो यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पर भी एक Mg है, राइट, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2, और यहाँ पे सिर्फ 1 है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बैलेंसिंग करोगे आप मॉलिक्यूल्स चेंज करोगे, यानी कि आप यहाँ, यहाँ या यहाँ कुछ ऐड कर सकते हो, बीच में भी नहीं करोगे। ठीक है, बीच में भी नहीं करोगे, ये पूरा का पूरा एक ही है, तो इसके आगे यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो, इसके अलावा आप कहीं कुछ ऐड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे या यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जहाँ मैंने क्लाउड बनाया वहाँ आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो
मैंने क्या बोला, आप या तो यहाँ कुछ लिख दो, या तो यहाँ कुछ लिख दो, या तो यहाँ कुछ लिख दो। नाउ इधर मैग्नीशियम एक चाहिए था, एक ही है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ 2 लगा सकती हूँ। अब बेटा ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन मैग्नीशियम इस साइड पे 2 हो गए, इस साइड पे 1 ही रह गया, तो मैं इसके आगे भी 2 लगा सकती हूँ। ठीक है, अब ज़रा देखो, क्या दोनों साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन सेम है? इधर 2 मैग्नीशियम, इधर भी कितने, 2 मैग्नीशियम। इधर ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल, कितने आटम, 2। यहाँ पे भी 2 है ऑक्सीजन। तो ये अब क्या हो गई है, ये बैलेंस्ड हो गई है, ये रिएक्शन क्या हो गई है बेटा, बैलेंस्ड हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों हम एक और इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, ये बैलेंसिंग आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको बैलेंसिंग आएगी, और ये बहुत ईजी होती है। जैसे कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है मैं इसको ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, आयरन प्लस वाटर, क्या मिलता है इससे, Fe3O4 प्लस H2। अब आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए जो भी चेंजेस करूंगी वो मैं ब्लू से लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे एक Fe है, यहाँ पे 3 Fe है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, स्टार्ट करते हैं इसको करना। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, 3, तो ये कितने हो गए, 3 Fe, यहाँ भी 3 Fe, तो Fe तो हो गए बैलेंस। यहाँ पे 2 H2 है, यहाँ पे भी 2 H2 है, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 4। अब मेरे पास Fe बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, अब मेरे पास क्या अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन को कैसे काउंट करोगे, देखो क्या लिखा है, 4H2, तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 2 करोगे, क्या करोगे, 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ भी 4 लगा देते हैं। अब ये भी क्या हो गए बेटा, 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर करके, अब हो सकता है कई बार बैलेंस करते टाइम क्या होता है, आपने यहाँ 4 लिख दिया, बाद में आप रियलाइज करते हो कि नहीं नहीं यहाँ 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। विद प्रैक्टिस ये आएगा आपको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस नहीं आएंगी, इजी इजी इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स और बहुत सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन है, आप उनको कर करके देख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर करके देख सकते हो बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करके इस इक्वेशन को हमें क्या मिला है बेटा, देखो 3Fe 4H2O Fe3O4 एंड 4H2। तो यहाँ पे हमने 3 लगाया है, यहाँ पे हमने 4 लगाया है, यहाँ पे हमने 4 लगाया। कभी भी बेटा याद रखना, इधर जहाँ मैं ब्लैक से कर रही हूँ, यहाँ पे या इसको या 4 को, इस 2 को, यहाँ पे कभी भी कुछ चेंज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे मान लो ये है 4H2, ये सिग्निफाई करता है बेटा एटम, ये हो गए आपके मॉलिक्यूल्स। आप हमेशा इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो जब भी आप बैलेंसिंग कर रहे हो। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये हो गया बेटा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब इसमें एक और चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। देखो बैलेंसिंग के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कितने एटम है एलिमेंट के दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, वो कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि LHS किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, RHS के इक्वल होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन हमारी कैसी है, बैलेंस्ड है। और क्योंकि यहाँ आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, यानी कि आप कर करके देख रहे हो कि क्या इस तरीके से हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं हो रहा, तो ऐसे करके देख लेता हूँ, उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। कि आप तुक्के लगा लगा के और फिर एक फाइनल आप एजुकेटेड गेस, तुक्के ऐसे नहीं, कुछ भी एजुकेटेड गेस लगा के आप फाइनली आप अपनी बैलेंस इक्वेशन पे पहुंच रहे हो। तो ये जो बैलेंसिंग का तरीका है इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नाउ हमने बात की थी बेटा कि कुछ स्टेट्स होते हैं, फिजिकल स्टेट्स होते हैं मैटर के, है ना, 9th में भी हमने पढ़ा था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस होता है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। एक होता है बेटा एक्वस। एक्वस का क्या मतलब हुआ, एक्वस का मतलब होता है जब आप किसी भी एलिमेंट को किस में मिला देते हो बेटा, वाटर में मिला के उसका सोल्यूशन रेडी करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पढ़ा है ना, पानी में रहने वाले जीव जंतु, तो इसी तरीके से एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में बनाया गया सोल्यूशन। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ को आप वाटर में मिक्स करके बनाओगे तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्वस। देखो जरा यहाँ पे, जो यहाँ पे S लिखा है ब्रैकेट में, हम क्या लिखते हैं, फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं, जैसे कि गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड। तो अगर कोई भी चीज़ गैसियस है तो हम ऐसे ब्रैकेट में G लिख देंगे उसके आगे। जैसे देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वाटर गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ लिक्विड है तो L लिखेंगे, कोई भी चीज़ एक्वस है तो AQ, कोई भी चीज़ सॉलिड है तो S लिखेंगे। वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है बेटा तो हम उसको L लिखेंगे, एक्वस नहीं लिखेंगे।
ठीक है। एक्वस तब लिखेंगे जब कोई और चीज़ पानी में मिलाई गई है, ठीक है। पानी तो खुद में लिक्विड है, कोई और चीज़ पानी में मिला दी जाए तो वो क्या हो जाती है बेटा, एक्वस हो जाती है। ये देखो एक्वस कब लिखते हैं, जब सोल्यूशन किस में बनाया गया हो, पानी में बनाया गया हो, ठीक है। यहाँ पे हमने Fe के आगे S लिखा है, क्यों, क्योंकि Fe हमारा सॉलिड फॉर्म में। वाटर के आगे G लिखने का मतलब ये है कि वो जो वाटर है बेटा वो स्टीम की फॉर्म में, यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में, भाप बन गया है वो, ठीक है, गैशियस फॉर्म में आ गया। ये S लिखा है यानी कि Fe3O4 क्या है, सॉलिड है। ये G लिखा है यानी कि ये क्या है, हाइड्रोजन की गैस है, ठीक है। ऑल्सो बेटा कई बार आप ना इक्वेशंस पे ऐसे लिखे देखोगे, देखो यहाँ पे ये एरो है, इसके ऊपर या इसके नीचे चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। ये क्या होती हैं, रिएक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कुछ रिएक्शन होती है जो हमें पता है कि इसी प्रेशर पे चलेगी, तो हम क्या करते हैं, वो प्रेशर यहाँ पे एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं। कोई भी टेम्परेचर है कि इस इक्वेशन को अगर आगे बढ़ना है तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एरो के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। या अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए 340, तो हम क्या लिख देंगे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो भी टेम्परेचर हमें चाहिए, जो भी प्रेशर हमें चाहिए, या फिर कोई भी कैटलिस्ट लगता है, यानी कि कोई भी एंजाइम, कोई भी ऐसा अलग से कोई चीज़ चाहिए उस चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, यानी कि C और 2H2 मिलके ये वाला मॉलिक्यूल तभी देंगे जब ये प्रेशर बनेगा। तो वो जो कंडीशन है बेटा रिएक्शन की, वो हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। जैसे ये वाली इक्वेशन देखो, CO2 प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये कंडीशन है कि सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए लीफ के अंदर, तब जाके ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, जिसके अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल इसकी कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे बेटा, एरो के ऊपर या एरो के नीचे, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए बेटा इस चैप्टर के जितने टॉपिक हमने कवर करने थे वो हमने कर लिया। हमने बेसिक्स कवर किया और हमने बैलेंसिंग सीखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।